इमरान खान की मुखालफत में अमेरिका के इतने नीचे लग गए, आज आप सोचते फिर रहे हैं कि हम अमेरिका के कहने पे क्या करें क्या ना। पाकिस्तान इस वक्त डावाडोल है। 26वीं और 27वीं तरमीम पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स कर दिया। हमें टैक्स में छूट मिलती है जो रिश्वत देते हैं। वो अनवर मसूद साहब बनियान लैंड जाते हैं, बनियान लेके फांदे हो तो पैदे दूसरी बारी पान जोगी नहीं रहने। राना सनाउल्लाह के बयान ने पान जोगी नहीं रहने। अमेरिका को आंखें कौन दिखाएगा? एब्सोल्युटली नॉट कौन कहेगा? हमने तो फिर थोड़े से टैंक शैंक पुरसे से लेने, इमरान खान ने तो नहीं लेने। आपने अदलिया तबाह कर, इकॉनमी आपकी तबाह हो गई, ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तौर पे पहले ही खत्म थी, मजीद खत्म हो गई। दो हैं औरतें, एक है दूल्हा। दूल्हे की तकरीबन सारी डिमांड मान ली गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज। मैं हूं उमर बशीर और हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे ओरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI तकरीबन $2 बिलियन के करीब है। पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो भी डिप्लीट होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आ ही नहीं रही, लोकल इन्वेस्टर भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, पाकिस्तान के जैसे आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जो कंपनीज दिगर अशिया बनाते हैं, FMCGs होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार छोड़कर जा रही हैं। और पेट्रोलियम की कंपनीज हैं, वो भी कारोबार छोड़ के जा रही हैं। उसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? दो चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर जिसके ऊपर इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टडी करना बड़ा जरूरी है। एक तो है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी। इकोनॉमी को ले लें या किसी भी शुबे में ले लें, वो पॉलिसी क्यों नहीं कंटिन्यू होती। और दूसरा कि सिविल गवर्नमेंट की कंटिन्यूशन 2 साल 3 साल से ऊपर क्यों नहीं जा पाती। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है उसको डिसमेंटल कर दिया जाता है। लास्ट टाइम इमरान खान साहब के साथ हुआ, लेकिन अब जिस जगह पे पाकिस्तान खड़ा है, आज भी लोग इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं। आखिर इमरान खान साहब की तरफ ही क्यों देख रहे हैं? क्या उनके पास कोई सोल्यूशन है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर, गुज़िश्ता 2 दिनों से ये बहस चल रही है कि शायद कोई डील होने जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये तो कहते थे कि हमने कंट्रोल कर लिया, हमने सारी चीज़ें सेट कर ली, इन्वेस्टमेंट आ गई, हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, फील्ड मार्शल की बड़ी तारीफ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की बड़ी तारीफ करते हैं, बट येट वी आर सीइंग। देखिए, एक तो आज हम जरा सा पूरे का पूरा इसे कहते हैं नौहा जो है मैं पढ़ना चाहता हूँ जी। इन 3 सालों को एक तरफ रख दें, अच्छा, और 76 सालों को एक तरफ रखते हैं, ठीक है। तो ईंट एक एक करके जो गिराई जा रही थी, ये पूरा मकान गिर गया। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि अदारों को फतह करते करते हमने अपना अदारा भी तबाह कर लिया। अच्छा, बिग क्वेश्चन बन गया ना हर जगह, ये सूरत बन गई। ठीक है। और अब एक रिपेयर की एक फीलिंग है हर तरफ कि रिपेयर कैसे किया जाए। इसलिए कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि पाकिस्तान में लोग आज भी हमसे वैसे ही मोहब्बत करते हैं कि जैसे आज से कुछ 10 साल पहले करते थे, आज भी जज वैसे ही मोहतरम है, आज भी हमारे जवान वैसे ही इज्जत और तौकीर के काबिल है, तो ये बड़ी गलतफहमी है। पाकिस्तान में फिजा बदल चुकी हुई है और बड़ी गलत बात है। ये 2007 के बाद मुशर्रफ दौर में ऐसा हुआ था कि जब हुक्म दे दिया गया था कि आप यूनिफॉर्म में ना जाएं। ठीक है। लेकिन उस वक्त हमने उसका इल्ज़ाम लगाया था कि खुदकुश हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दी है, हम टारगेट बनते हैं। लेकिन आज तो उस तरह की सूरत हाल नहीं। आज क्यों है ऐसा? आज पब्लिक हमसे नाउम्मीद क्यों हो गई है? वरना हमेशा होता था कि जब अयूब खान ने मार्शल लगाया था तो मिठाइयाँ बटी थी। बिल्कुल ऐसे ही लोग कहते थे कमाल, हम तुम बहुत बच्चे थे, लेकिन ज़ियाउल हक के मार्शल की मिठाइयाँ तो मैंने अपने हाथों से खाई भी हैं और देखी भी हैं पढ़ते हुए कि भुट्टो का दौर का और पॉलिटिकल दौर ख़त्म हुआ था। उसके बाद ज़ियाउल हक के बाद ज़ियाउल हक को जो गाली दो, जो कुछ भी, उसकी एक लेगेसी थी। उसने बलूचिस्तान के अंदर जिस रामन कायम किया था, फिर बाकी उसने इतनी बड़ी लंबी जंग लड़ी थी, उसके बावजूद भी यहाँ खुदकुश नहीं हुए थे धमाके। यहाँ पर वो ये कहते हैं जी क्लाशनकोफ आ गई, फलां आ गया,
क्लाशनकोफ ने आना ही था। वो जब जंग लग रही हो तो उसकी रेजिड्यूअल में आते हैं कि जी हीरोइन आ गई। 1979 में मैं UNFTSC में था। अच्छा। तो UNFTSC में हम रिसर्च की थी पूरे पाकिस्तान के, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर डेवलपमेंट। सिर्फ 3 हीरोइन के केसेस मेरे थे में। अच्छा। और मैं उस वक्त मुझे अंदाजा था कि ये जो हीरोइन की स्टडी हमसे यूनाइटेड नेशन करवा ली है, ये हीरोइन यहाँ आई। मुझे अंदाजा हो गया था, चीजों का अंदाजा हो जाता था। सिंपल सवाल है कि 60% कंज्यूमर कहाँ है ड्रग्स के? अमेरिका में। लैटिन अमेरिका नहीं, लैटिन अमेरिका प्रोड्यूसर है सर। हाँ जी, कंज्यूम सर ये बेचारे बनाने वाले हैं, खाने वाले कहाँ हैं? अमेरिका में, कनाडा, यूरोप में। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि 0 पे ले गए थे तालिबान। 0, मुल्ला अकबर का एक ऑर्डर था, खत्म। 97% वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉफी 0 पे लेके आ गए। ठीक है, अमेरिकी आए वापस, फिर शुरू हो गई। क्यों? दुकानें बंद हो जाती हैं भाई वहां पे। अच्छा, मैं इस लंबी कहानी को छोड़ दें, लेकिन ये सूरत हाल बनी हुई है। अब इस वक्त हम इन 3 सालों का इस वक्त पूरी दुनिया में जायजा लिया जा रहा है कि क्या सूरत हाल। सबसे पहले तो हम अपनी इकोनॉमी को देख लें, जिसके बगैर सर्वाइव नहीं करना। ये मेरे सामने ये FDI को जो आपने रोना रोया, ये पाकिस्तान इस वक्त गवर्नमेंट बोरिंग रेगुलेटरी हर्डल्स, ट्रेड गैप्स, ब्लॉक्स ग्रोथ डिस्पाइट स्टेबलाइजेशन 13.8% ऑफ द GDP रह गया है। और आप अंदाजा करें कि अपने से भी, यानी ये इस वक्त पिछले साल से, यानी शहबाज शरीफ के साथ भी मुकाबला नहीं कर सका। 15 पर उससे भी कम हो गए। इस साल $7 अरब हमें हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है। हमारे पास जो रिजर्व हैं ये तकरीबन 16.2 कुछ हैं, बिल्कुल, जिनमें से मांगे तांगे के हैं, कुछ UAE ने रखे हुए हैं, कुछ चाइना ने रखे हुए हैं, और रोल ओवर करते रहते हैं। और हर 3 साल बाद रोल ओवर, उनमें हम कर्जा अदा नहीं कर सकते। हमें पाकिस्तान को ये देखें, इस साल पाकिस्तान फेसेस 19.3 बिलियन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड फॉर FY 2025। ये IMF ने कहा है कि भाईजान 19.3 अरब डॉलर का आपने कर्जा अदा करना है। 138 अरब डॉलर के करीब बनते हैं आपके। ठीक है जी। और ये रिपोर्ट जो है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई, पाकिस्तान ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इज एस्टिमेटेड 19.3, लीविंग 2.4 बिलियन फाइनेंशियल गैप दैट इस्लामाबाद इज सीकिंग टू कवर। ये कहां से आएगा? ये इसलिए नहीं है कि 135 बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इन 3 सालों में पाकिस्तान को छोड़ के भागे, आग लगी हुई। किस जमाने में मेहरान गाड़ी होती थी, कंपनी गई, बंद कर, होंडा की कंपनी गई, ठीक है, टोयोटा की कंपनी गई, ठीक, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां। शेल, कभी तेल की कंपनियां भी कहीं से जाती हैं, शेल यहां से गई। छोटी छोटी टूथपेस्ट बनाने वाले, प्रॉक्टर टूथपेस्ट बनाने वाले, ये कंपनियां चले गई, क्योंकि बुनियादी तौर पर कंपनी वहां रहती है जहां 2 चीजें, रियासत की सिर्फ 2 जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ 2। इंसान अपने सारे काम खुद कर लेता है, अपने यतीम भी पाल लेता है, अपनी बेवाओं को भी देख लेता है, अपने बच्चे भी पढ़ा लेता है, अपने इलाज भी करवा लेता है। यहां तक कि ट्रेडिशनली सड़कें भी इंसानों ने खुद बनाई। ये शेरशाह सूरी ने जो जर्नैली सड़क बनाई, ये लोगों ने बनाई थी, खुद उसने सिर्फ लोगों को इकट्ठा किया था। यहाँ से 2 चीजें, जब कभी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत से हाल उतारा चाहिए, और दूसरा इंसाफ। इन 2 चीजों के लिए इंसान ने एक अदारा बनाया जिसका नाम था रियासत, कि भाईजान हमारी लड़ाई हो जाए तो तुम एक ऐसा अदारा चाहिए जो हमारे दरमियान फैसला कर सके, और दूसरा हम दुकान करते हैं, हम रोजी कमाते हैं, हम खेतों में काम करते हैं, तुम हमें हिफाजत दो। इन दोनों की सूरत हाल पाकिस्तान में वो हो गई है। ये कंपनियां पाकिस्तान में भत्ता देती थी, चलती थी, कराची में थी। कौन सी कंपनियां जो भत्ता नहीं देती थी, रोजे रोशन की तरह आया, बल्कि वो पता क्या कहते थे, वापडा को दो, पुलिस को दो,
कस्टम को दो, एक्साइज को दो, एक सेक्टर कमांडर को दे दो, वो सबको संभाल लें। अल्ताफ भाई को भी थोड़ा सा दे दो। अल्ताफ सेक्टर कमांडर उसी का होता है ना? हाँ वही मैं समझा शायद आप। नहीं उसका, अच्छा उसका सेक्टर कमांडर होता था ना। अच्छा ये नाम उधर से आया है? ये मुझे नहीं पता कहाँ से। हमें तो ये पिछले 3-4 सालों में पता चला है, असल तो ये सुनते थे। मैं उसके बड़े बड़े तो वो उनको आता था, एक उसको दे दो, वो खुद संभाल ले। लेकिन वो रहती थी यहाँ, यहीं पे इतने सालों से रह रही थी, हर जगह पे छोटा, पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी को वो फंडिंग करती थी, पाकिस्तान की हर मजहबी पार्टी को, मलाज शरीफ को भी पैसे देती थी, मुहर्रम में भी पैसे देते, सबीलें लगाते थे, और तौहीद कॉन्फ्रेंस में भी देती थी। अच्छा, ताकि हमारा कारोबार चलता रहे। ठीक है। लेकिन उनको अब खतरा क्यों पैदा हुआ है? क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स कर गया। पाकिस्तान के अंदर इस 2 सालों के अंदर 26वीं और 27वीं तरमीम ने पाकिस्तान का बुनियादी इंस्टीट्यूशन तबाह कर दिया। एक आम आदमी को जो थोड़ी बहुत होप थी ना कि मुझे अदालत से कुछ ना कुछ रिलीफ मिल गया, वो खत्म हो गई। आप अंदाजा करें कि 1984 में मैं सिविल सर्विस में आया हूं। अच्छा, उस वक्त प्रेशर शुरू हो गए हुए थे, लेकिन इतने नहीं थे। जिन्हें जो गवर्नमेंट थी, जिन्हें जो बहुत जबरदस्त सबसे अच्छे वज़ीर आज़म तक जो मुझे लगा है वही एक था। लेकिन जब ये बेनज़ीर और नवाज शरीफ का दौर आया, यार ये तुम्हारा हम कब्जा खाली नहीं करा सकते, एसएचओ के ऊपर प्रेशर है, ऐसा करो अदालत से ऑर्डर ले आओ। अदालत से वो ऑर्डर ले आता था, हम कब्जा खाली करा देते। हम अदालत का ऑर्डर बाकायदा सियासतदानों के मुंह पे मारते थे, ये देखो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अदालत के अंदर अपने बंदे लाना शुरू किए, ये पीपीपी का जज और ये नून लीग का जज, ये पीपीपी के जज, फिर मुशर्रफ दौर में ये मुशर्रफ का जज, पीसीओ आ गया। आप हालत ये है कि ये मैं उस वक्त आई थिंक डायरेक्टर जनरल था सोशल वेलफेयर एंड वुमेन डिपार्टमेंट, तो एक रिपोर्टिंग करने वाले होते, एक बहुत छोटा सा करिंदा एजेंसीज का, तो एक जज लगा हुआ था, उसका नैब के जज लगाए थे। अच्छा, तो वो उसका कहता सर ये बदल जाएगा। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? कहता हमसे गलती हो गई है इसको लगाने में। अच्छा, मैंने कहा नहीं, कहते नहीं सर हमसे गलती हो गई, ये मैं सुनता ही नहीं। ये इतना सा हवालदार लेवल का बंदा, तो ये मैं 1999 की बात कर रहा हूँ, मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ। ये क्लैप्स अब बड़े लेवल पे आ गया। हाँ, मतलब उसका अब उन्होंने कहा नहीं, ये जो सुओ मोटो है, ये जो बड़े लेवल पे होता है, 184(3) है, ये सब कुछ खत्म कर दिया। अब वो सारे के सारे भाग गए। यानी आप अंदाजा करें, एप्पल वैक्सिंग जो थी, इसके लिए मैं कई दफा वाकया सुनाया कि मेरे पास आए थे वो लोग मशीन में, 90% जो है सेब वहां होता है, उन्होंने लगाना था, और वो एक आपका अगर सेब यहाँ पर 10 रुपए का मिलता है ना, तो 100 रुपए का हो जाना था। अच्छा, वो टिन के अंदर एप्पल वैक्सीन का पे। वो जब एग्रीमेंट हो गया, सर्वर काकड़ होते थे असेंबली के स्पीकर, उनके साथ हो रहा था उनके जमीनों से। जब उन्हें पता चला कि ये तो सिंपल सिविल जज जो है, उसको अगर 1 करोड़ का दे दिया गया तो ऑर्डर निकाल देगा, स्टे ऑर्डर कर देगा, फैक्ट्री बंद कर देगा हमारी, वो भाग के चले। लेकिन उसके बावजूद भी वो समझते थे आज तक 1 करोड़ के बदले हम भी 1.5 करोड़ लगा सकते हैं, जब निजाम ही बुरा है। उसको वो कहते थे पी फैक्टर। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं वासा में था, तो मैं एक कुछ पाइप्स खरीद रहा था, तो ISO 9001 के बजाय 9002 मैंने कर दिया, 21 का। अच्छा, मुझे एक साहब ने बताया कि सिर्फ डिजाइन का फर्क होता है। तो फ्रांस की एक कंपनी थी जो उसकी मुनाफरी थी, उसी ने आना था, तो मेरे पास आके मुख्तलिफ किस्म की ऑफरें करने लगा, ये है वो है फलां। मैंने कहा मुझे बात सुनो, इतनी बड़ी तुम कंपनी हो, तुम जो पैसे मुझे ऑफर कर रहे हो, ये तुम अकाउंट फॉर कैसे करोगे? कहता है हम वहां पर पी फैक्टर लिखते हैं इसके ऊपर। उसका क्या मतलब? और मतलब पाकिस्तान का फैक्टर, अच्छा, इंडिया का ही फैक्टर, इतने पैसे उनको दिए, हमें टैक्स में छूट मिलती है जो रिश्वत देते हैं हम यहाँ। अच्छा, इस लेवल, उसके बावजूद भी वो कहते, अब उनको पता चल गया है कि ये अब ये नहीं है। अब पहले ये होता था कि लोग कहते थे वकील नहीं है तो जज कर लो, या कोई वकील ऐसा खरीद लो जो जज का रिश्तेदार हो। हमारे साथ एक चीफ जस्टिस होते थे, उनके कजन थे,
भतीजे, उनके साथ एक और थे, आजकल वो बड़े ओहदों पे पहुंचे हुए हैं। वो मेरा दफ्तर था औकाफ के बिल्डिंग, उसके अंदर वो भी होते थे, वो अपना उनका डील वील उसी दफ्तर में हुआ करती, हमारे सामने डील हो रही होती थी। अच्छा, आजकल वो जज हैं? नहीं, आजकल एक तो बहुत सियासतदान बहुत बड़े ओहदे पे हैं पंजाब के, और दूसरे जो थे वो पीटीआई में बड़े ओहदे पे थे, आजकल बेचारे ख्वार हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, दोनों का इकट्ठा उनका एक दफ्तर था। बहरहाल ये एक नहीं कई लोगों के वहां चलते थे, वकील ऐसा जिसकी रिश्तेदारी होता कोलैप्स कर गया मुकम्मल तौर पे। उसके बाद और इस कोलैप्स करने के अंदर आप अंदाजा करें कि खुद सियासतदानों, कल को अगर नवाज शरीफ रिलीफ मांगने आएगा तो उसको कोई रिलीफ नहीं देगा, उसका भी केस। इमरान खान तो फिर सह गया, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मरीम नवाज की बेटी उससे मिलने आए और ऐसे गिरे जैसे आज गिरी है बेचारी इमरान खान की बहन, या नवाज शरीफ की बेटी ऐसे आए उससे मिलने के लिए और डाला जेल के बाहर बैठ गए? ऐसा कभी नहीं हुआ किसी के साथ नहीं, ना बेनजीर के साथ हुआ, ना नवाज शरीफ के साथ। बाकायदा अपने लैंड क्रूजर्स में जिस तरह पेशियां भुगतने आते, मैंने कल भी कहा था, जुल्फकार अली भुट्टो जिस तरह पेशी भुगतने आते रहा है, बेनजीर जिस तरह पेशी भुगतने आती रही है, नवाज शरीफ जिस तरह इवन मुशर्रफ दौर में पेशी भुगतने आता था कराची में जहाज में बैठ के, क्या इमरान खान को लेके जाएंगे वहां पर? बिल्कुल, कल रात जिस तरह इमरान खान साहब को जेल लेके गए और इलाज के लिए नहीं भाई, इलाज के लिए नहीं लेके गए, जिस तरह वो अपनी मर्जी के हॉस्पिटल, अपनी मर्जी का डॉक्टर में एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। हाँ, और छोड़े इस बात को, मैं पाकिस्तान का नौहा लोगों ने इमरान खान के अगली बात है। दूसरे नंबर पे आपने पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम आपने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। धांधली होती थी लेकिन इस सतह की नहीं होती थी कि इलेक्शन के दिन मुकम्मल तौर पे इस तरह की सूरत हाल हो कि आप मुकम्मल रिजल्ट बदल दें। ठीक है, ये जो फिक्रे आप बनाते हैं ना, ये जो आरटीएस बैठ गया था, ये बकवास है। इलेक्शन के दिन हमने इलेक्शन को धांधली से पहले होती थी, जिसको प्री पोल रिगिंग कहते थे। पहले अरेंज किया जाता था किस लोग को बिठाना है, किसको खड़ा करना है, किसको ये करना है, सारा कुछ पहले होता था सारा कुछ। इलेक्शन के दिन ज्यादा से ज्यादा 10% धांधली, और उनको कहा करते हैं 35,000 का वट्टा या 30,000 का वट्टा डालना होता है, इससे ज्यादा वट्टा नहीं डलता उसके अंदर इलेक्शन बकर। लेकिन बेशर्मी की इंतहा थी कि पब्लिक ने बाकायदा 8 फरवरी को वोट डाल दिया, एक पार्टी जीत गई, और इस सतह पे आप जीत गई कि आप धांधली करते हुए भी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि 75 से ज्यादा सीटों पे नहीं कर सकते, आपका ताकत ही नहीं, आपका कुव्वत ही नहीं, आपके पास लोग ही नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं है, वही 75 सीटें। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह आपने उन सीटों, सेनेट के इलेक्शन, अभी तक सेनेट का इलेक्शन नहीं हो सका वहां, बिल्कुल ऐसे केपी के। फिर उसके बाद आपने वो जो दोनों इलेक्शन जो थे सूबाई असेंबली के, वो नहीं होने दी। फिर आपने जिस तरह सीटें बांटी रेवड़ियों की तरह, इसका मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम इलेक्शन का खत्म हो चुका। अब अगर आप डेमोक्रेसी लाना भी चाहें तो कोई आपके लिए यकीन नहीं तैयार नहीं। वही कैफियत जो कि हसीना वाजिद के साथ हुई थी, लोगों ने कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और अब वहां ठीक हुआ कि नहीं हुआ? जब कान से पढ़ के लोगों ने निकाला तो अब वहां किसी ने नहीं कहा धांधली हुई। जमात इस्लामी ने थोड़ी सी की, जमात इस्लामी को पुरानी आदत है, बल्कि एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई वहां की, क्या तो तीनों सर्विसेज चीफ ने प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठे हुए। हाँ, बैठे हुए, हाँ, एक, और वो भी सारे हमारी तरह के हैं, हमारी तरह के यूनिट से निकले, गोरे की बनाई हुई यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आप आ जाए कि ये आपने अदलियात तबाह कर दी, इकोनॉमी आपकी तबाह हो गई, ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई, ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तौर पे पहले ही खत्म थी, मजीद खत्म हो गई। आपने पुलिस से वो काम लिए हैं कि जो पुलिस ने पहले कभी नहीं किए थे। केपीके में वो काम नहीं ले सकते थे, उन्होंने नहीं किया, किसी के घर नहीं घुस सकते थे, बलूचिस्तान में नहीं कर सकते थे, पंजाब में करते थे, लेकिन डाकू के घर में जाते थे, चोर के घर में जाते थे, हीरोइन के बेचने वाले के घर में जाते थे, उसकी बेटियों को उठा के ले आते थे, उसकी बहनों को उठा के ले आते थे, सियासतदान के घर में नहीं जाते थे। इन्होंने वही सलूक किया जो सियासतदान, और इन्होंने एक पूरी की पूरी यूथ जो थी ना, मैं जो जेल में देखा वो लड़कों को, कोई मास्टर डिग्री कर रहा है, कोई जनाब डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई, उस यूथ को अपने आप से मुतलफ़र करते, मुखालिफ बना लिया अपना, और फिर उसके साथ दुनिया नहीं समझती
कि ये क्या हो रहा है। और एक एक चीज एक घर में जब जाता है ना, सब कोई बंदा इस तरह की ज्यादती का मुल्क में जाता है ना, कोई बेचारा ज्यादती का मारा हुआ, पूरा मोहल्ले में आपके खिलाफ नफरत पैदा होती है, बल्कि 3-4 गलियों में पैदा होती है इकट्ठी। डिफेंस की एक सड़क में पैदा होती होगी, लेकिन अगर कोई बंदा शादबाग में चला जाए ना, तो पूरे मोहल्ले में लोग गालियां देते हैं आपको कि आपने किया। तो एक तो आपने ये ब्यूरोक्रेसी खराब। सिक्योरिटी के हवाले से जो पॉलिसीज बनी, अब आते हैं आपका इंटरनेशनल सूरत हाल। इंटरनेशनल सूरत हाल में आपको अंदाजा ही नहीं हुआ कि आप इमरान खान की मुखालफत में अमेरिका के इतने नीचे लग गए, अमेरिका को इतना आपने राजी करने की कोशिश कर ली कि आज आप सोचते फिर रहे हैं कि हम अमेरिका के कहने पे क्या करें क्या ना करें। अमेरिका ने आज से 2 साल पहले मैंने कहा था कि अमेरिका ने आपसे एक मुतालबा करना है, नंबर 1, पहला, आप अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करो। और मैंने कहा ट्रंप के आने के बाद होगा। इसका रिजल्ट क्या निकला? आपके दोनों सूबे डिस्टर्ब हो गए। बलूचिस्तान की सूरत हाल यह है कि मैं एक शहर में 2 साल गुजारे हैं, उसको नोशकी कहते हैं। अच्छा। चागी का हेडक्वार्टर था, उस पर डीसी के दफ्तर जो है वो पहाड़ी के ऊपर है। अच्छा। बीबीसी की रील्स जाके देख लें जी। काजम मैंगल वहां का रिपोर्टर है, बचपुरदार अपना। 3 दिन तक वहां पर लोगों का रूल रहा है। वो पहले जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में गए हैं, BLA आग लगा दी BLA। उसके बाद CTD के दफ्तर गए हैं, वहां उन लोगों को मार दिया, उसको आग लगा दी। डीसी के घर गए हैं ऊपर पहाड़ी पे, उसके बच्चों को समझ नहीं आता। मैं सोच रहा था कि आए किधर से, क्योंकि उस तरफ तो पूरा कॉर्डन ऑफ होता है सारा का सारा। इसी तरह 12-13 जगहों पे नहीं, हर जगह पे। आपके अफगानिस्तान का बॉर्डर अगर सेफ नहीं है, अगर आपने अफगानिस्तान से अपने तल्लुकात ठीक नहीं किए हुए, तो इसका मतलब यह है कि आप बलूचिस्तान में अमन नहीं ला सकते। अमन नहीं ला सकते, ना आप KPK में ला सकते, ना अमेरिका के ख्वाहिश पूरी कर सकते इंटरनेशनल लेवल पे। चाइना के साथ आपके तमाम तल्लुकात जो हैं ऑलमोस्ट 0 पे आके खड़े होते हैं। चाइना ने इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर आपके साथ तल्लुकात बना लिए हैं। मेजर इन्वेस्टर जो है चाइना है। आप अफगानिस्तान में हमलावर होंगे तो चीन अपनी इन्वेस्टमेंट छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। वो जो वाखान कॉरिडोर से उसने बनाई है। आप ईरान के साथ अब सारा मामला जो आ गया, उसमें ईरान को छोड़ दें, वो गल्फ के इलाके में हम, लेकिन ईरान पे भी हम पे डिमांड मौजूद है। ईरान के बाद हम इस हद तक हमारे ऊपर डिमांड मौजूद है कि ईरान में जब 13 रुपये लीटर पेट्रोल होता था ना जी, तो ईरान का पेट्रोल 3 रुपये होता था। तो हम 3 रुपये पेट्रोल नहीं लेते थे, क्योंकि अमेरिका ने कहा था खबरदार, ठीक है। ईरान ने पाइपलाइन बाकायदा, हमारा एग्रीमेंट था कि आगे गैस हमने लेके आनी है जरदारी के जमाने में। वो $10 अरब हमें जुर्माना है जो ईरान नहीं हमसे मांग रहा अभी एग्रीमेंट के अंदर। हम वो 1 इंच पाइपलाइन नहीं ले सके थ्रू आउट। आज मैं कल पढ़ा था कि वो जी वो तुर्कमानिस्तान के पता नहीं कहां से गैस पाइपलाइन का, मैंने कहा अफगानिस्तान से बाप लेके निकाल के ले आए, लेके आए। ये है अफसोस है। अब आपने क्या सवाल किया था कि इमरान खान के पास क्या गिदर सिंह, क्या उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं लोग? देखिए, इमरान खान के पास 2-3 चीजें हैं। आपको पब्लिक सपोर्ट चाहिए और पब्लिक इमेज चाहिए। इस वक्त तक मेरी जहां तक इत्तला है, राना सनाउल्लाह के बयान ने 3 साल का बयानिया जो है ना, वो बयान को बयानियान बना दिया। अच्छा, बल्कि बनियान बना दिया। वो नहीं फटी हुई बनियान होती है ना, वो अनवर मसूद साहब बनियान लेने जाते हैं, बनियान लेके दूसरी बारी पान जोगी नहीं रहने। वो राना सनाउल्लाह के बयान ने पान जोगी नहीं रहने देते। तुम होते कौन हो? इसको राना सनाउल्लाह ने उलट दिया। उसने कहा वो डॉक्टर तनवीर को किसने बुलाया था? और सारे डॉक्टर जो थे वो जब आके बैठे थे इमरान खान के पास, तकरीबन मान गया था पहले दिन। अगले दिन वो जो कागजात ऐसे ले गए, मैं बता नहीं सकता हूँ, उस कागजात को गुस्से में आ गया, वो सारों को भगा दिया उसने। दूसरी दफा मोहसिन नकवी साहब, वो तो अली मीन गन्नापुर ने भी कह दिया, मोहसिन नकवी ने तरदीद भी नहीं की। हाँ जी। तो ये कौन कर रहा था? असल मसला ये है कि सियासतदानों ने भी
सियासतदानों ने भी ट्राई किया था। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से कोशिशें हैं। दोनों तरफ ट्राई हो रही है। बेचारा जरदारी इस वक्त अकेला है, इसलिए रोज अफगानिस्तान के खिलाफ भी बयान देता है, रोज जनाब तालिबान के खिलाफ भी, रोज इमरान खान के खिलाफ बयान देता है। इमरान खान ने जिस वक्त कहा ना कि अपोजिशन लीडर बनाओ किसको, महमूद खान अचकज़ई, आपको पता है महमूद खान अचकज़ई ने इनकार किया था। अच्छा, कि मुझे उसने नवाज शरीफ ने नहीं कहा कि तुम बनो। अच्छा, लेकिन नवाज शरीफ को अंदाजा था कि ये जब आ जाएगा, ये वाहिद नाम है जिसपे इमरान भी राजी हो जाएगा। नहीं इमरान तो उसको दबाव था कि इसको अपोजिशन लीडर नहीं बनने दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही था। और दबाव किस पे था? स्पीकर पे। मेरी इत्तला ये है कि स्पीकर को बुला के बकायदा नवाज शरीफ ने सुनाई है। ऐसे ही दुरुस्त है कि तुम मानते हो कि नहीं मानते? दुरुस्त है। और फिर उसको सारे रूल भूल गए, इनके रूल इतने होते हैं, सारे रूल उसने मान लिए। अब आज उन्होंने अपना एक टोडी निकाला है कोयटे का बाबर, उससे उन्होंने महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ वो करवाई। अच्छा, सिचुएशन ये है इस वक्त सर कि दो हैं सौतने, अच्छा, एक है दूल्हा। ठीक है। अब मसला ये है, वो कहते हैं रिश्ता हमारे साथ होना चाहिए, वो कहते हैं हमारे साथ आना चाहिए। दूल्हा एक, दूल्हे की तकरीबन सारी डिमांड मान ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन रिवाइज हो जाएगा, 26-27वीं तरमीम को वो रिवाइज कर दी जाएगी। अच्छा, सब कुछ तकरीबन मान लिया गया। 1 साल की जो गवर्नमेंट बनेगी उस गवर्नमेंट के अंदर ये रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, आप एक दो चीजों पे बात फंसी हुई है, वो कौन सी? वो आपको भी पता, सबको पता। लेकिन एक वक्त आना है कि वो चीजें भी है ना, वो भी बेमानी होकर रह जानी है, उनके बारे में आपको भी पता है। वो जो इमरान खान अक्सर लड़ा के कहते होते थे या ट्विटर डालते थे, ये कमीशन देखे हैं वो ये कमीशन सीसीटीवी फुटेज बना दे। हाँ, मतलब 9 मई के हवाले से कमीशन सिर्फ एक है कि कंडेम कर दें उस दिन जो कुछ हुआ है। नहीं, इमरान ने तो कर दिया हुआ कंडेम, पहले दिन ही कर दिया था। लेकिन वो सारा, लेकिन उनकी वो थी कि ये माजरत करें इसके ऊपर। हाँ वही माजरत कंडेम नहीं, वो नहीं करेगा इमरान, कभी भी नहीं करेगा। अब मसला सारा ये है कि वो बार बार ये चीजें जो है ना होती। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान के आने से 3 चीजें मामला तय होगा। मामला देखें, आपको पता है शहबाज शरीफ कतर में क्यों बैठे हुए हैं? क्यों गए? कतर में अमेरिका और अफगानिस्तान के तालिबान के डायलॉग हुए थे। कतर में अफगानिस्तान के साथ कि ये एक दफा हो गया, और कतर में हमारे भी तुर्की ने और कतर ने करवाने की कतर वायरस के बीच में पड़ो, एक दफा ये ड्रोन हो गया। ट्रंप ने कहा था बस हम वापस, अच्छा, पुरानी दोस्ती हमारी थी। ओके, मेरी इत्तला ये है। तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात होना, बहुत अच्छी बात है। आपका वेस्टर्न बॉर्डर सेफ होना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप क्योंकि इंडिया कभी बाज नहीं आएगा आपके साथ दुश्मनी करते हुए, उसको तो मौका चाहिए। ये तो 2022 में आपके साथ खड़े हो गए थे, हालांकि आपने 20 साल अमेरिकन को उनके पनाह दी रखी थी, उनके 600 बंदा पकड़ के गए, गुआंतानामो भेज दिया था, सफीर उनका दिया था आपने, उसके बावजूद भी हमारी रिलेशनशिप बहुत ठीक चल गई, जबरदस्त हो गई। अच्छा, एक सवाल पूछूंगा आपसे, अगर इमरान खान के पास 2 ऑप्शंस हो, एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह सफाई करनी है और दूसरी मियां नवाज शरीफ की पार्टी के साथ सुलह सफाई करनी है, तो विच साइड इमरान विल चूज? आपकी राय? देखें ये इमरान के लिए बहुत मुश्किल सवाल है मेरे लिए नहीं, इमरान के लिए बहुत मुश्किल सवाल। मेरा ख्याल ये है कि आई थिंक इधर नहीं करेगा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर नवाज शरीफ की तरफ नहीं जाएगा। उसकी एक वजह, उसको पता है कि ये दोनों किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं, और इनका तजर्बा भी। जब इमरान खान नवाज शरीफ के साथ बैठा हुआ था, मिसाक जमहूरियत दस्तखत कर रहा था, तो कियानी के साथ डील हो रही थी, कहाँ पर? दुबई में। अच्छा। NRO साइन हो रहा था। ठीक है ना? 2006-7 में, 2007 में हो रहा था। फिर अगली दफा जब डील हो गई थी मरी में, जिस पर जरदारी ने कहा था ये कोई कुरान और हदीस नहीं, तो जब वो आया था हुसैन हक्कानी वाला मामला जो था जी, तो कौन कोट पहन के, काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट गया? मियां से। किसके कहने पे गया था? एस्टेब्लिशमेंट के। समझ आ गई? तो उसको ये पता है, और ये सबको पता है कि आज बकौल उसके ना, कि जब ये
उनको काम पड़ता है तो पाँव पड़ जाते हैं, हम्म, और जब इन काम नहीं करते तो गले में आ जाते हैं, इधरदारी नहीं खाते। तो मेरा ख्याल ये है अच्छा कि मैं अभी कि आपकी राणा सनाउल्लाह जो कहता है ना, वो डेंट डाल रहा है बेसिकली। डेंट डाल रहा है, वो ऑब्वियस। देखें, अगर तरदीद करनी होती ना तब तक एस्टेब्लिशमेंट कर चुकी होती कि हमने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि उनको अंदाजा है कि अब हमारे लिए ये दूसरी चीज, फॉरेन $40 बिलियन जो है आपके आते हैं उनसे, वो जो जी, लोग बाहर। रेमिटेंसेस। इमरान खान के आने के बाद, एक स्टेबिलिटी आने के बाद ये होगा कि तीसरी अहम तरीन चीज है, पाकिस्तान इस वक्त डावाडोल है कि वापस चले जाएं चाइना की तरफ, क्योंकि अमेरिका को जो आर्गुमेंट, जैसे मैंने यहाँ पढ़ के सुनाया था आपको, वो उसकी रिपोर्ट जो थी थिंक टैंक, कि पाकिस्तान चाइना को कभी छोड़ नहीं सकता, इसलिए इंडिया के साथ दोस्ती रखो। मैंने रिपोर्ट पढ़ के सुनाई जी बिल्कुल ऐसे। तो पाकिस्तान सिर्फ इस वजह से, क्योंकि चाइना ने हमें दो डिमांड की हैं, एक अपना हाउस एंड ऑर्डर करो पॉलिटिकल, आपको याद है? जी बिल्कुल, और दूसरा उन्होंने कहा था इकोनॉमिक सोर्स है। और अगर पाकिस्तान चीन के पास वापस चला तो उसमें भी डिसीजन कौन लेगा? अमेरिका को आंखें कौन दिखाएगा? एब्सोल्युटली नॉट कौन कहेगा? बिल्कुल ठीक है। हमने तो फिर थोड़े से टैंक पुरजे लेने, इमरान खान ने तो नहीं लेने। तो फिर ये रीजन जो है ना, इसके अंदर अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, ये यूं ऐसे सेफ हो जाता है। तो मुझे लगता ये है, इसमें ना एक चीज बड़ी आम है, मेरे जहन में चल रही थी अभी, ये कितनी रैशनैलिटी के साथ डिसीजन लिया जा रहा है फ़लस्तीन के मामले पे, गज़ा के ऊपर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनको लूड इनटू ट्रैप किया, और जो प्लेसेस ऑक्यूपाई कर चुका हुआ है इसराइल, जितना थ्रेशोल्ड उसने आगे बढ़ा लिया हुआ है, उसको लेजिटिमेट करने के लिए ये बोर्ड ऑफ पीस बन गया है। अब ये एक बाउंड्री सेट मैं एक बात बताऊं कि एक किताब है दे डेयर टू स्पीक, ये पॉल फिंडले की किताब है, ठीक है? इस किताब में एक राज है बहुत बड़ा जो खोला था उसने। ये कांग्रेस ने बोला था इसराइल के खिलाफ, अमेरिका ने अपने 2 जहाज जासूसी के लिए भेजे थे इसराइल की, ठीक है, बैरी जहाज, और उन्होंने बम मार के तबाह अमेरिकन जहाज तबाह कर दिए थे। और जो कांग्रेस में कोई बोलता नहीं था तो उसने बोला था कि इसराइल। ट्रंप कहता है 5,000 हमारे सिपाही कहाँ होंगे? गजा। कंपाउंड बनेगा 360 एकड़ पे, ये इसराइल होने देगा? आप क्या समझते हैं, अमेरिका को वहां से निकालना आसान काम होगा? नहीं, मेरा पॉइंट लाइन ये है कि वैलिडेशन के लिए पाकिस्तान भी बैठा है उसमें, सऊदी अरब भी बैठा हुआ है उसमें, इंडोनेशिया भी बैठा हुआ है, तुर्की भी बैठा हुआ है, इसराइल भी साथ बिठा दिए, सारे आ गए, ताकि ये जो डिलिमिटेशन या लिमिटेशन वाला मामला है ना बाउंड्रीज का, वो वैलिडेट हो जाएगा। एक बात बताऊं, अक़वाम मुत्तहिदा की सैंक्शन नहीं है इसके ऊपर। दूसरी चीज ये है ना, कभी भी आप इजराइल को उसके अपने मजहबी जॉर्गन और मजहबी जो है ना उसका जो हदफ है उससे बाहर निकाल सकते हैं। वो आए किस लिए कश्तियां जला के वहां? ट्रंप को बिठाने के लिए, हम लोगों को देखने के लिए। उन्होंने तो अमरीकी सफीर के मुंह से कहला दिया कि ये तो राइट हैंड का मशरक़ वस्ता सारा लॉयंस शेयर। तो ट्रंप साहब को ये बड़ी गलतफहमी है कि ये 5,000, वो कहता मैं रिवियरा बनाऊंगा। आप दुबई जाए ना तो आपको जगह जगह ट्रंप के बोर्ड मिलेंगे मुख्तलिफ किस्म के लिए। अमेरिका का मलिक रियाद है ना ट्रंप भी। तो बड़ी अच्छी मिसाल, मैं सही कहता, इसका मतलब मलिक रियाज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकता है। नहीं, प्रेसिडेंट पर वो तो अमेरिका में बने ना, यहाँ पे तो फिर वजारत उज़्मा ही है ना। जुल्फ़िकार भुट्टो का एक फ़िक्रा मुझे बहुत अच्छा लगता। उसने कहा कि उसने, आई थिंक इट वाज कैनेडी, हाँ, तो उसने कहा कि अगर तुम अमेरिकी में होते, जहाँ पर सिटीजन होते, तो मैं तुम्हें वज़ीर ख़ारजा लगाता अपना, इतने कॉम्पिटेंट। उसने कहा अगर मैं अमेरिका बॉर्न होता तो मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होता, वज़ीर ख़ारजा नहीं लगता फिर मैं। तो इसी चीज़ से तो बेचारे को मरवाया। सही सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, माशी सूरत हाल को, तमाम इदारों को और तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि मिल बैठें और इस मसले को हल किया जाए कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज सुन एज पॉसिबल आएगी
तो आपकी माशी सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।